मिस्र की प्रसिद्ध राजाओं की घाटी सदियों से इतिहास के रहस्यों को अपने भीतर छिपाए हुए है। ये वही जगह है जहां प्राचीन मिस्र के कई महान फराउनों की कब्रें मिली हैं। लेकिन हाल के वर्षों में यहाँ एक ऐसी खोज सामने आई जिसने इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को चौंका दिया। इस स्थान पर लगभग 2000 साल पुराने तमिल, ब्राह्मी और अन्य भारतीय भाषाओं से जुड़े करीब 30 शिलालेख मिले हैं। ये खोज केवल पत्थरों पर लिखे शब्दों की नहीं थी, बल्कि ये दो महान सभ्यताओं, भारत और मिस्र के बीच प्राचीन संबंधों की कहानी भी कहती है। माना जाता है कि ये शिलालेख पहली से तीसरी सदी ईस्वी के बीच के हैं, जब भारत और मिस्र के बीच समुद्री व्यापार अपने चरम पर था। उस समय दक्षिण भारत के तमिल व्यापारी समुद्र के रास्ते दूर दूर के देशों तक जाते थे। वे मसाले, मोती, हाथीदांत, कपड़े और कीमती पत्थरों का व्यापार करते थे। इतिहासकार बताते हैं कि भारत के व्यापारी अरब सागर और लाल सागर के रास्ते मिस्र तक पहुंचते थे। एक कहानी के अनुसार लगभग 2000 साल पहले तमिलनाडु के एक छोटे से बंदरगाह शहर में रहने वाला एक युवा व्यापारी अरुलन था। वह बचपन से ही समुद्र और दूर देशों की कहानियां सुनता आया था। उसके पिता भी व्यापारी थे और उन्होंने कई बार मिस्र की यात्रा की थी। एक दिन अरुलन ने तय किया कि वह भी अपने पिता की तरह समुद्र पार करके व्यापार करेगा। उसने अपने जहाज में काली मिर्च, इलायची, कपड़े और सुंदर मोती लादे। कई दिनों तक समुद्र में यात्रा करने के बाद उसका जहाज लाल सागर के किनारे पहुंचा। वहां से वह मिस्र की धरती पर पहुंचा, जो उस समय दुनिया के सबसे समृद्ध इलाकों में से एक था। मिस्र में अरुलन ने देखा कि यहाँ की सभ्यता कितनी अलग और अद्भुत है। विशाल मंदिर, ऊंचे स्तंभ और रहस्यमयी कब्रें उसे हैरान कर देती थीं। उसने सुना कि एक जगह है जहां मिस्र के महान राजाओं को दफनाया गया है। वह स्थान था वैली ऑफ किंग्स। जिज्ञासा से भरा अरुलन उस स्थान तक पहुंचा। वहां की चट्टानों और पहाड़ियों के बीच कई गुफाएं और कब्रें थीं। उस जगह की शांति और रहस्य उसे भीतर तक महसूस हो रहे थे। कहानी के अनुसार जब वह वहां कुछ समय रुका तो उसने अपने साथियों के साथ उस चट्टान पर तमिल भाषा में कुछ शब्द लिख दिए। वह शायद अपनी यात्रा की याद के रूप में था, या फिर यह बताने के लिए कि एक भारतीय व्यापारी भी यहां तक पहुंचा था। समय बीतता गया, सदियां गुजर गईं, साम्राज्य बदले, राजाओं की पीढ़ियां खत्म हो गईं, लेकिन पत्थरों पर लिखे हुए शब्द वहीं रह गए। करीब 2000 साल बाद जब पुरातत्वविदों ने इस क्षेत्र में शोध शुरू किया, तो उन्हें कुछ ऐसे अक्षर दिखाई दिए जो मिस्र की भाषा से अलग थे। जब विशेषज्ञों ने उन्हें ध्यान से पढ़ा, तो पता चला कि वे तमिल ब्राह्मी लिपि के अक्षर हैं। ये खोज बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि प्राचीन काल में भारतीय लोग बहुत दूर तक यात्रा करते थे। केवल व्यापार ही नहीं, बल्कि संस्कृति और भाषा का भी आदान प्रदान होता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत और मिस्र के बीच संबंध रोमन साम्राज्य के समय और भी मजबूत थे। उस दौर में भारत से काली मिर्च और मसालों की बहुत मांग थी। आज भी जब वैज्ञानिक इन शिलालेखों का अध्ययन करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे पत्थरों पर लिखे ये शब्द हजारों साल पुरानी आवाजें हों। वे हमें बताते हैं कि दुनिया पहले भी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, बस तरीके अलग थे। वैली ऑफ किंग्स में मिले ये भारतीय शिलालेख इतिहास के उस अध्याय को खोलते हैं जिसे लंबे समय तक लोग नहीं जानते थे। ये केवल एक खोज नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय व्यापारी, यात्री और विद्वान हजारों साल पहले भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच चुके थे। आज जब हम इन शिलालेखों को देखते हैं, तो यह एहसास होता है कि इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है। यह उन साधारण लोगों की भी कहानी है जिन्होंने साहस करके समुद्र पार किया, नई जगहों पर गए और अपनी पहचान के छोटे छोटे निशान छोड़ गए। शायद अरुलन जैसे किसी व्यापारी ने ही उस पत्थर पर अपने शब्द लिखे होंगे, और उसे यह अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि 2000 साल बाद उसकी वह छोटी सी लिखावट दुनिया को एक नई ऐतिहासिक कहानी सुनाएगी। दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास की परतें जब धीरे धीरे खुलती हैं, तो कई ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो ये साबित करती हैं कि भारत का दुनिया से संबंध बहुत पुराना और गहरा रहा है। हाल ही में हुई एक महत्वपूर्ण खोज ने इसी इतिहास को और भी रोचक बना दिया है।
पुरातत्वविदों को ऐसे कई शिलालेख मिले हैं जिनमें से लगभग 20 तमिल ब्राह्मी लिपि में हैं, जबकि बाकी शिलालेख उस दौर की भारतीय भाषाओं संस्कृत और प्राकृत से मिलते जुलते पाए गए हैं। इन शिलालेखों ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया है जो हजारों साल पुराने व्यापार, समुद्री यात्राओं और संस्कृतियों के मिलन की गवाही देती है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में भारत केवल ज्ञान और आध्यात्म का ही केंद्र नहीं था, बल्कि व्यापार के लिए भी दुनिया के कई देशों का आकर्षण था। दक्षिण भारत के तटों से निकलने वाले व्यापारी समुद्र के रास्ते दूर दूर तक यात्रा करते थे। वे अपने साथ काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, मोती और अन्य कीमती वस्तुएं लेकर निकलते और विदेशी बाजारों में उनका व्यापार करते। उस समय मसाले सोने के बराबर मूल्य रखते थे, इसलिए भारतीय मसालों की मांग मिस्र और रोमन क्षेत्रों तक थी। इन्हीं व्यापारिक यात्राओं के दौरान भारतीय व्यापारी समुद्र पार करके मिस्र के बंदरगाहों तक पहुंचते थे। हाल की खोज से यह संकेत मिलता है कि उस समय भारत और मिस्र के बीच व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत थे। पुरातत्वविदों को जो शिलालेख मिले हैं, वे किसी साधारण व्यक्ति के नहीं बल्कि उन व्यापारियों के निशान हैं जो अपनी पहचान छोड़ गए थे। इन शिलालेखों में एक नाम बार बार सामने आता है, सिकाई कोरोन। ये नाम 8 बार दर्ज मिला है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह किसी तमिल व्यापारी का नाम हो सकता है। ये भी संभव है कि वह उस समय का कोई प्रमुख व्यापारी रहा हो, जो मसालों के व्यापार के लिए अक्सर मिस्र की यात्रा करता रहा हो। कल्पना कीजिए उस समय की जब आधुनिक जहाज या तकनीक नहीं थी। समुद्र की लहरों के भरोसे आकाश के सितारों को देखकर दिशा तय की जाती थी। दक्षिण भारत के किसी बंदरगाह से एक जहाज निकलता है। उसमें कई व्यापारी सवार हैं, जिनके पास मसालों की बोरियां, हाथी दांत, मोती और कपड़े हैं। उनमें से एक है सिकाई कोरोन, एक साहसी तमिल व्यापारी। सिकाई कोरोन बचपन से ही समुद्र की कहानियां सुनता आया था। उसके पिता भी व्यापारी थे और उन्होंने उसे सिखाया था कि समुद्र केवल रास्ता नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। जब सिकाई जवान हुआ, तो उसने भी व्यापार की दुनिया में कदम रखा। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका साहस और दूर देशों को देखने की जिज्ञासा। एक दिन वह अपने साथियों के साथ जहाज पर सवार हुआ और लंबी समुद्री यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों तक समुद्र में रहने के बाद उनका जहाज मिस्र के तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य बिल्कुल अलग था। ऊंचे ऊंचे भवन, विदेशी कपड़े पहने लोग और बाजारों में अजीब अजीब भाषाओं की आवाजें। सिकाई कोरोन और उसके साथी अपने मसाले लेकर बाजार में पहुंचे। जैसे ही लोगों को पता चला कि यह भारत से आए मसाले हैं, भीड़ उमड़ पड़ी। मिस्र के व्यापारी इन मसालों को बहुत कीमती मानते थे। काली मिर्च और इलायची वहां के अमीर लोगों के लिए एक विलासिता की वस्तु थी। व्यापार के बाद सिकाई कोरोन अक्सर बंदरगाह के पास बैठकर दूर समुद्र को देखा करता। उसे लगता था कि यह समुद्र केवल पानी नहीं, बल्कि संस्कृतियों को जोड़ने वाला रास्ता है। उसने वहां की दीवारों और पत्थरों पर अपनी भाषा में कुछ शब्द भी उकेरे ताकि आने वाले समय में कोई जान सके कि वह यहाँ आया था। यही कारण है कि आज पुरातत्वविदों को उन शिलालेखों में उसका नाम बार बार मिलता है। संभव है कि उसने कई यात्राएं की हों और हर बार अपनी पहचान छोड़ गया हो। इन शिलालेखों से ये भी पता चलता है कि उस समय भारतीय व्यापारी केवल व्यापार ही नहीं करते थे, बल्कि अपनी भाषा और संस्कृति को भी साथ लेकर चलते थे। तमिल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए शब्द इस बात का प्रमाण है कि दक्षिण भारत के लोग हजारों साल पहले भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सक्रिय थे। इतिहासकारों का मानना है कि ये शिलालेख केवल पत्थरों पर लिखे शब्द नहीं हैं, बल्कि उस दौर के लोगों की कहानियां हैं, उनकी यात्राएं, उनके सपने और उनके साहस की गवाही। आज जब हम इन प्राचीन लेखों को पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे समय की धूल हटाकर किसी पुराने व्यापारी की आवाज़ सुन रहे हों। शायद सिकाई कोरोन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हजारों साल बाद लोग उसका नाम पढ़ेंगे और उसकी यात्राओं की कल्पना करेंगे। ये खोज हमें ये भी याद दिलाती है कि भारत का समुद्री व्यापार और विश्व से संबंध बहुत प्राचीन है। हमारे पूर्वज केवल अपने देश तक सीमित नहीं थे, वे दूर दूर के देशों तक जाते थे और अपनी मेहनत और साहस से दुनिया को भारत से जोड़ते थे। इस तरह सिकाई कोरोन का नाम केवल एक व्यापारी का नाम नहीं रह जाता, बल्कि वो उस पूरे युग की पहचान बन जाता है।
वो समय ऐसा था जब समुद्र केवल पानी का विस्तार नहीं था, बल्कि दूर दराज की सभ्यताओं को जोड़ने वाला रास्ता था। उस दौर में मसाले सोने से भी ज्यादा कीमती माने जाते थे, और उन्हें लेकर निकलने वाले व्यापारी केवल सौदागर नहीं बल्कि संस्कृतियों के सच्चे दूत होते थे। कहा जाता है कि सिकई कोरोन जब भी समुद्री यात्रा पर निकलता तो उसके जहाज में केवल मसालों की खुशबू ही नहीं होती थी, बल्कि अपने देश की मिट्टी की याद भी साथ चलती थी। काली मिर्च, दालचीनी और इलायची की बोरियों के बीच बैठकर वह अक्सर अपने साथियों से कहता था कि यह मसाले सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि भारत की पहचान है। लंबी यात्राओं के दौरान कई बार समुद्र उफान पर आ जाता, तेज हवाएं जहाज को हिलाने लगती और आसमान में काले बादल छा जाते। ऐसे समय में कई व्यापारी डर जाते, लेकिन सिकई कोरोन हमेशा शांत रहता। वह कहता, समुद्र हमें डराने नहीं, हमें मजबूत बनाने आया है। मिस्र के तट पर पहुंचने के बाद जब विदेशी व्यापारी भारतीय मसालों की खुशबू महसूस करते तो उनके चेहरे पर उत्सुकता साफ दिखाई देती। वे सिकई कोरोन से उसके देश के बारे में पूछते, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की भाषा और संस्कृति के बारे में। सिकई कोरोन मुस्कुराकर उन्हें अपने देश की कहानियाँ सुनाता। कभी वह दक्षिण भारत के हरे भरे जंगलों की बात करता, कभी मंदिरों की घंटियों की ध्वनि का वर्णन करता। विदेशी लोग उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाते, क्योंकि उनके लिए भारत किसी रहस्यमयी भूमि से कम नहीं था। एक बार व्यापार खत्म होने के बाद सिकई कोरोन बंदरगाह के पास एक पत्थर के सामने खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ में नुकीला औजार लिया और उस पत्थर पर अपनी लिपि में कुछ शब्द उकेर दिए। उसके साथी ने पूछा, तुम ये क्यों लिख रहे हो? सिकई कोरोन मुस्कुराया और बोला, ताकि आने वाले समय में कोई जान सके कि हम यहाँ आए थे, कि समुद्र पार करके भारत के लोग भी इस धरती तक पहुँचे थे। वह शायद नहीं जानता था कि सदियों बाद पुरातत्वविद वही शब्द पढ़ेंगे और उसके अस्तित्व को फिर से जीवित कर देंगे। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, लेकिन पत्थरों पर उकेरे गए वे शब्द आज भी उस साहसी व्यापारी की कहानी सुनाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे एक साधारण व्यापारी ने समुद्र की लहरों को पार करके इतिहास में अपनी छोटी सी पहचान छोड़ दी। और इसी वजह से सिकई कोरोन का नाम आज केवल एक व्यक्ति की याद नहीं है, बल्कि उस युग की आत्मा है। एक ऐसा समय जब जहाज सपनों को लेकर चलते थे, मसाले दुनिया को जोड़ते थे और व्यापारी सचमुच सभ्यताओं के बीच पुल बन जाते थे। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए, आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़।